ये आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जी, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो उनसे सीधे जुड़ते हैं। प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो प्रद्युमन जी, ये जो गोपाल कांडा 16 सीटें मांग रहे हैं, राव इंद्रजीत और धर्मवीर अपना गुट बना रहे हैं, उसमें रामविलास शर्मा को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और नयनपाल रावत ने भी कल धमकी दे दी एक इंडिपेंडेंट ने, और पिछले दिनों आपने देखा था कि कुलदीप बिश्नोई जी ने भी जो है वो अपनी सीटों की डिमांड कर दी है। तो ये क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर? थोड़ी कमजोर हुई पार्टी और सभी ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगे। देखिए, जब से हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी 5 सीटें हारी, तो बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उन सभी का मनोबल डावाडोल होता हुआ दिखाई दिया। चाहे वो प्रदेश के जो अभी जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है नायब सिंह सैनी हो, वो हर रोज रोज अंधाधुंध घोषणाएं कर रहे हैं, जिन चीजों पर 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिन मतदाताओं को लेकर के मनोहर लाल खट्टर पूरी तरह से उदासीन दिखाई दी अपने कार्यकाल में, उनको किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया, जब जब शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता है, पार्टी कमजोर होती है, तो उस पार्टी के मूल कैडर को छोड़ करके जो नेता दूसरी पार्टियों से उस पार्टी में आए हैं, अंततः वो नेता पार्टी के कैडर के नेताओं पर हावी हो जाते हैं। और ये हमेशा से होता रहा है। अब भी जितने लोग बीजेपी से सीटों की डिमांड कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम वो चेहरे हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि अधिकतर की बीजेपी की नहीं रही। चाहे वो राव इंद्रजीत की हम बात करें, चाहे चौधरी धर्मवीर सिंह की बात करें, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें, चाहे गोपाल कांडा की बात करें। हाँ, नैनपाल रावत जरूर पहले बीजेपी में रहे हैं, लेकिन बीजेपी से टिकट कटने के बाद वो निर्दलीय चुनाव जीते। हालांकि वो बहुत बड़े नेता नहीं है जिनका कई विधानसभाओं में असर हो, लेकिन वो अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि मूल कैडर को छोड़ करके जो नेता होते हैं उनको यही मौके मिलते हैं जब वो अपनी मांग शीर्ष नेतृत्व के सामने रख सकते हैं। वरना मैं दर्शकों को एक बहुत बड़ी बात बताऊं, जब बीजेपी पूर्ण बहुमत से केंद्र में सत्ता में थी, जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी राज कर रहे थे, तो उन 9.5 साल के कार्यकाल में ये तमाम नेता हो, चाहे पार्टी के अंदर के नेता हो चाहे बाहर के नेता हो, किसी की भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो शीर्ष नेतृत्व को आंख दिखाने का काम कर सके। बीजेपी के वो तमाम चेहरे पिछले 9.5 साल में, जब पहली योजना में 7 लोकसभा की सीटें आई, कांग्रेस सिर्फ 1 सीट दीपेंद्र हुड्डा जीत पाए, और दूसरी योजना में 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीती, बीजेपी जीती। दोनों ही बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई। अब चूंकि 5 पर कांग्रेस और 5 पर बीजेपी जीती है, तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नेता हैं, जो पिछले 9.5 साल से जिनका दम घुट रहा था, जो बोल नहीं पा रहे थे, और चाहे वो नए शामिल हुए हों या पुराने शामिल हुए हों, वो तमाम नेता अब अपनी भड़ाक निकाल रहे हैं और लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं। और एक और बड़ी खास बात मैं बताऊं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ये मजाल भी नहीं है कि वो इन नेताओं पर कोई अंकुश लगा सके। जैसा आपने बताया, कुलदीप बिश्नोई, जिनका वर्तमान में केवल आदमपुर को छोड़ करके कहीं कोई प्रभाव बहुत लंबा चौड़ा दिखाई नहीं देता, वरना एक समय था चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत इतनी बड़ी थी, उसको अब आदमपुर तक संकुचित कर दिया है कुलदीप बिश्नोई और उसके परिवार ने। वो भी जो है अलग अलग विधानसभाओं में टिकटों की डिमांड कर रहे हैं, जबकि उनके पास चुनाव लड़ने के लायक भी नेता नहीं है। इसी तरह से गोपाल कांडा, जिनका सिरसा जिले को छोड़ करके कहीं कोई प्रभाव हरियाणा प्रदेश में नहीं है, गोपाल कांडा ने पीछे भी अपनी जो उनकी पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी, उसके बैनर तले चुनाव लड़ा था। खुद गोपाल कांडा और उनके भाई भी चुनाव हार गए थे, बाकी प्रत्याशियों की बुरी तरह से जमानतें जब्त हुई थी, वो भी अब टिकटों की डिमांड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब शेर घायल हो जाता है तो उसको जो है अन्य जो पशु हैं वो खाने की तरफ भागते हैं। इसी तरह का यहां भी दिखाई दे रहा है।
जी प्रद्युमन जी एक एक करके बात करते हैं, 3-4 नाम हमने लिए, ये देखते जी हैं कि इनका प्रभाव दरअसल कहाँ तक है। तो शुरू जी करते हैं कुलदीप बिश्नोई जी से, या शुरू करते हैं राव इंद्रजीत से, क्योंकि वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने जी अपने साथ जो है वो धर्मवीर जी को लिया हुआ है, उनके पुराने मित्र हैं। और जी जो महेंद्रगढ़ में हाल फिलहाल में रैली हुई, उसमें दो चीजें नजर आई। एक चीज तो ये नजर आई कि अमित शाह को भी इस बात का अंदाज है कि ये विद्रोह या विरोध के मूड में है, विद्रोह तो नहीं कहें, विरोध के मूड में है, और अपना पीस मांग रहे हैं और अपना शेयर मांग रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनको महत्व दिया, वहां पर उनको सम्मान दिया गया। धर्मवीर से भी कहा गया कि आप आगे आए। उनको भी बरहम पट्टी उनकी ईगो पर लगाने की कोशिश की गई। और जो छोटा सा भाषण राव इंद्रजीत ने दिया, उसमें उन्होंने रामविलास शर्मा का भी नाम लिया, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं और जिनका अपने इलाके में ठीक ठाक दबदबा रहा है, अगर पूरी राजनीति उनकी देखें तो उनका कितनी सीटों पर जो है प्रभाव है और उनकी डिमांड क्या है, एक बार इसका खुलासा करें। देखो, निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में राव इंद्रजीत और जो चौधरी धर्मवीर सिंह की जोड़ी है, उसका हरियाणा प्रदेश की राजनीति के एक बहुत बड़े हिस्से में अच्छा प्रभाव है, जिसको विशेषकर अगर हम दक्षिण हरियाणा कहें, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा हो और गुड़गांव लोकसभा हो, और एक कुछ हिस्सा रोहतक का और कुछ हिस्सा हिसार पार्लियामेंट का, इन 4 लोकसभाओं में इन दोनों नेताओं का ठीक ठाक प्रभाव है। और ये दोनों नेताओं के साथ मिलकर के पंडित रामविलास शर्मा भी विधानसभा चुनाव में अपनी नैया पार करवाना चाहते हैं, क्योंकि जिस महेंद्रगढ़ के इलाके से वो आते हैं, वहां अगर राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह ने उनका खुला समर्थन नहीं किया, उनके लिए दिन रात मेहनत नहीं की, तो रामविलास शर्मा एक बार फिर से वहां हार के कगार पर खड़े हैं। रामविलास शर्मा चूंकि पिछला चुनाव वो हार गए, और अब भारतीय जनता पार्टी में उनकी ये स्थिति है कि ना उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, ना उनको राज्यसभा में भेजा गया। अब सिर्फ वो अपनी जो शेरो शायरी है, उनकी दर्द भरी जो शेरो शायरी है, केवल वो अपने कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के नेताओं को वो सुनाते रहते हैं। अभी एक वाक्य मैं बताऊं, जिस दिन रोहतक में मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह था, तो वहां नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके अलावा पंडित रामविलास शर्मा ही बड़े चेहरे वहां दिखाई दिए। और जब तक मोहनलाल जी और नायब सैनी नहीं आए, तब तक रामविलास शर्मा जी वहां जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थे, उनको अपनी जो दर्द भरी शेरो शायरी थी, जिसका जो लबो लवाब है वो सिर्फ यही था कि उनको बीजेपी ने पूरी तरह से खुडे लाइन लगा दिया। बीजेपी का पौधा हरियाणा प्रदेश में लगाने वाले वो हैं, उसको पेड़ उन्होंने बनाया, और अब जब वो पेड़ फल देने लगा तो उसके फल कोई और खा रहे हैं, और उनको तो गुठली तक भी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो रामविलास शर्मा को जिस तरह से खुडे लाइन किया गया, मनोहर लाल जी ने उनको पूरी तरह से खुडे लाइन रखा, और अब जब से नायब सैनी जी बने हैं, तब से भी उनकी कोई बहुत बड़ा रोल में वो नहीं है। अब इन तीनों नेताओं के सामने सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये तीनों ही नेता उम्र के ऐसे लिहाज पर खड़े हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। राव इंद्रजीत भी आखिरी चुनाव लड़ चुके हैं, धर्मवीर सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, रामविलास शर्मा जी का भी आखिरी चुनाव है। तीनों नेता अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जिसमें राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, चौधरी धर्मवीर सिंह के बेटे मोहित चौधरी, और पंडित रामविलास शर्मा के जो बेटे गौतम शर्मा, उन तीनों को ये नेता अपने अपने इलाकों में एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर रामविलास शर्मा ये चुनाव भी हार जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनके बेटे की राजनीति का जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में चला जाएगा। इसीलिए रामविलास शर्मा इंद्रजीत और धर्मवीर सिंह के खेमे में आए हैं। दूसरी बड़ी बात, जितनी जरूरत रामविलास शर्मा को इंद्रजीत सिंह और धर्मवीर सिंह की है, उसी तरह से इन दोनों नेताओं को भी बीजेपी के एक पुराने अक्सत्रप की जरूरत है। क्योंकि दोनों नेता कांग्रेसी पृष्ठभूमि के रहे हैं और पुराने कांग्रेसी हैं, बीजेपी में नए आए हैं, उस लिहाज से ये भी चाहते हैं कि रामविलास शर्मा जी को आगे करके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये दिखाया जाए कि चौधरी धर्मवीर सिंह और राव इंद्रजीत के साथ बीजेपी के पुराने कैडर के लोग भी खड़े हैं। रामविलास शर्मा के जहां तक प्रभाव का सवाल है, बेशक वो महेंद्रगढ़ के उस क्षेत्र से
कई बार जीते, जो अहिरवाल का गढ़ है और एक ब्राह्मण चेहरा होते हुए जीते। उसके बावजूद हरियाणा प्रदेश में जो उनका खुद का पर्सनल तो इतना रसूख है, और जो उनका पर्सनल एक वजूद है लोगों के साथ, जो वो पिछले 50 साल से मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी के जितने नेता हैं उनमें आज भी पंडित रामविलास शर्मा सबसे पॉपुलर नेताओं में दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं इन तीनों नेताओं की टिकड़ी अब ये फैसला कर देगी कि बीजेपी की हरियाणा में सरकार आएगी या नहीं आएगी। जी, कितनी सीटों पर इनका प्रभाव माना जाए प्रद्युम्न जी? देखो, अगर इनके प्रभाव की बात करें तो निश्चित रूप से 9 सीटें गुड़गांव की, जिनमें 6 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां राव इंद्रजीत का सीधा दखल है और सीधा प्रभाव है। मेवात की अगर 3 सीटों को छोड़ दें, हालांकि उनमें भी इंद्रजीत का अच्छा रसूख है, लेकिन उस स्तर पर नहीं है। इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के जो 9 के 9 हल्के, और हिसार लोकसभा के बवानीखेड़ा, हांसी और नलवा, इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में भी चौधरी धर्मवीर सिंह का अपना एक वजूद है। और रोहतक लोकसभा के कोसली, झज्जर, इन 2 हलकों में राव इंद्रजीत सिंह का अपना एक वजूद है। और पंडित रामविलास शर्मा का पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हलकों में जो बीजेपी के कैडर के जो लोग हैं, वो आज भी रामविलास शर्मा की दिल से इज्जत करते हैं। बेशक रामविलास शर्मा सत्ता से बाहर हैं, उसके बावजूद उनको बड़ा मान और सम्मान बीजेपी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। जी जी, अब बात कर ली जाए रामविलास उनकी क्या नाम है, कुलदीप बिश्नोई जी की। कुलदीप बिश्नोई जी पिछले दिनों सेंट्रल लीडर से मिले थे और ऐसी खबरें थी कि उन्होंने हिसार की 9 की 9 सीटों पर कहा है कि मेरी बात मानी जाए तो मैं 9 सीटें जिताकर दे सकता हूं। बाद में उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट भी दिया जिसमें उन्होंने 2-3 सीटों के नाम भी लिए, जिसमें नलवा भी एक थी। हिसार तो वो चाहते ही हैं, हांसी पर भी उनकी पत्नी एक बार चुनाव जीत चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनका कितनी सीटों पर प्रभाव है कि जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं? देखो, कुलदीप बिश्नोई को मैं एक ऐसा राजनेता मानता हूं जिनकी राजनीतिक फैसले हमेशा गलत रहे हैं, उनकी टाइमिंग हमेशा गलत रही है। चौधरी भजनलाल की एक इतनी बड़ी विरासत थी कि वो फरीदाबाद से लेकर के करनाल तक खुद सांसद बने, हिसार से सांसद बने, उनके बेटे भिवानी और हिसार से सांसद बने, उनके बड़े बेटे कालका, जो हरियाणा का आखिरी छोर है जहां बिश्नोई बाहुल्य कोई क्षेत्र नहीं है, उसके बावजूद चंद्रमोहन बिश्नोई वहां कई बार विधायक बने। उनकी जो कुलदीप बिश्नोई, जी, आप चंद्रमोहन की बात कर रहे थे। जहां तक बात है, चंद्रमोहन बिश्नोई कालका से कई बार विधायक बने, कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी हांसी से विधायक बनी। इतना बड़ा राजनीतिक जिनका साम्राज्य रहा, उनके भतीजे दूराराम फतेहाबाद से विधायक बने। उनके एक और बहुत नजदीकी थे हनुमान सिंह बिश्नोई, वो टोहाना से विधायक बने। उसके बावजूद वर्तमान में जो हालात है, वो हालात ये है कि कुलदीप बिश्नोई केवल आदमपुर तक सीमित होकर के रह गए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो वास्तव में राजनेता हैं ही नहीं। वो राजनीतिक आदमी हमेशा लोगों के बीच में रहता है, जबकि कुलदीप बिश्नोई लोगों से हमेशा दूरी बना करके रखते हैं। बेशक वो डिमांड कितनी ही सीटों की करे, मैं एक उदाहरण दर्शकों को बताऊं। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकटों में हिसार जिले में पूरा दखल रखा, जिसमें उनके जिन खासम खास लोगों को टिकट मिली उनमें केवल वो खुद चुनाव जीत पाए। नलवा में उनके जो खासम खास थे वो चुनाव हारे। हांसी में उन्होंने जिनको टिकट दिलाई उनको सिर्फ 3000 वोट मिले, जहां से उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई उस समय की निवर्तमान विधायिका थी। तो जिनकी धर्मपत्नी जहां निवर्तमान विधायक और वहां 3000 वोट मिले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कुलदीप बिश्नोई का कितना वजूद हरियाणा की राजनीति में है। उसके अलावा उन्होंने बरवाड़ा से जिनको टिकट दिलाई उनकी जमानत जब्त हुई, बुरी तरह से उनकी हार हुई। हिसार की जिनको टिकट दिलाई वो बुरी तरह से हारे। इसके अलावा उनको नारनौंद में जो प्रत्याशी था वो बुरी तरह से हारा। तो आखिर वो किस तथ्य के आधार पर ये कहते हैं कि उनको हिसार लोकसभा की टिकटें दी जाएं? दूसरी बड़ी बात, अभी के इस लोकसभा के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के घरी क्षेत्र आदमपुर में बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह
हारे हैं और वहां जयप्रकाश जेपी चुनाव जीते हैं। इसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई का जो खुद का गढ़ है आदमपुर, वो भी कहीं ना कहीं दरकने लगा है, सरकने लगा है। दूसरी बड़ी बात, कुलदीप बिश्नोई बार बार इस तरह की बातें कहते रहते हैं कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाए, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। उनके समर्थक भी बार बार कहते हैं, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी में अगर कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार को कुछ दिया है तो केवल तीनों, कुलदीप बिश्नोई, उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे को प्रदेश कार्यकारिणी का मात्र सदस्य उनको बनाया गया है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी उनके कितने दबाव में काम करेगी। मेरा ऐसा मानना है कि अब कुलदीप बिश्नोई की जो राजनीतिक अ, वजूद है वो पूरी तरह से संकुचित और सिमटता जा रहा है और उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। जी जी, कुछ ना कुछ तो उनको मिलेगा। उनके बेटे भव्य बिश्नोई को युवा मोर्चा का प्रभार दिया गया है। जी इग्नोर नहीं किया जाएगा, लेकिन बहुत अधिक भी नहीं दिया जाएगा जैसी वो डिमांड कर रहे हैं। जी तीसरी बात कर लेते हैं गोपाल कांडा जी की। गोपाल कांडा जी का तो असर सिर्फ सिरसा की जो विधानसभा सीट है उसी पर ही माना जा सकता है, या उससे बाहर भी उनका कोई प्रभाव है सिरसा लोकसभा में? देखो, गोपाल कांडा सिरसा से दूसरी बार विधायक बने हैं। पहली बार वो निर्दलीय बने, इस बार उनकी खुद की पार्टी है वो भी निर्दलीय जैसी ही है। उनके जो भाई हैं गोविंद कांडा, वो एलनाबाद से और रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों जगह वो 2 नंबर पर रहे हैं। इन गोपाल कांडा के अगर प्रभाव की बात करें तो इनका खुद का प्रभाव, इन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई, जब ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, उसके बाद इन्होंने हरियाणा लोकहित पार्टी बनाई और उसके बाद इन्होंने पूरे प्रदेश की अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़वाए अपने लोगों को, और हर जगह इनकी जमानतें जब्त हुई। केवल जो ये दो भाई हैं ये भी चुनाव हारे, लेकिन इनको सम्मानजनक वोट मिले। मेरा ऐसा मानना है कि गोपाल कांडा बीजेपी के ऊपर सिर्फ यही दबाव बना रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि सिरसा की सीट भारतीय जनता पार्टी उनको दे दे और बीजेपी उनका बाहर से समर्थन कर दे। वो हरियाणा लोकहित पार्टी से वहां से चुनाव लड़े और बीजेपी अगर उनका समर्थन कर देती है तो गोपाल कांडा सिरसा में चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। वरना इस बार हालात ये है कि जैसे वो 2009 में विधायक बने, 2014 में हारे, 2019 में विधायक बने, अब 2024 में फिर से वो हार की कगार पर दिखाई दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों उनके भाई गोविंद कांडा फतेहाबाद जो शहर का जो हलका है वहां आकर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फतेहाबाद की सीट पर भी दावा प्रस्तुत किया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गोपाल कांडा और कुलदीप बिश्नोई दोनों अपनी अपनी सीटों को बचाने के लिए लगे हुए हैं और राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह अपने जो राजनीतिक वारिस हैं उनको टिकट दिलाने के लिए ये सब जद्दोजहद कर रहे हैं। जी जी, अंतिम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं रावत जी पर। उन्होंने जी हालांकि अपना जो थ्रेट था उसको एक तरह से वापस ले लिया, और बड़ा उनकी मूवमेंट से क्लियर था कि वो सिर्फ थ्रेट ही दे रहे थे। उनकी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात भी हो चुकी है। तो उसका क्या कारण आप मानते हैं? और आपने हालांकि एक्सप्लेन भी किया है, ब्रीफ में एक बार फिर बता दें कि नयनपाल रावत जो ये थ्रेट दे रहे हैं इसके क्या कारण हैं? देखो, जिस तरह से नैनपाल रावत जी बोल रहे हैं, वो ना केवल नैनपाल रावत बल्कि प्रदेश की सरकार के बहुत से विधायकों की समस्या है। कई मंत्रियों की भी समस्या है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं। अफसरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। अफसर नेताओं की ना सुनते, ना उनके कहने से जायज काम भी नहीं करते। और अगर कोई अब नेता फोन कर देता है तो काम को डिले और कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो बड़ी समस्या थी वो अफसरशाही को लेकर के थी। मेरा इससे और ज्यादा बढ़ करके ये मानना है कि जिस तरह से पिछली बार नैनपाल रावत की टिकट कट गई थी, अब चूंकि टिकट बंटने वाली है बहुत जल्द, तो नैनपाल रावत जी अपनी टिकट को पक्का करने के चक्कर में थे और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे, क्योंकि उसका सीधा सीधा उनको फायदा ये है कि वहां बीजेपी का सिटिंग एमपी तीसरी बार फिर जीत गए हैं और उसका उनको फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं रावत साहब भी अपनी टिकट पक्की करवाने के लिए जो है ये तमाम उधेड़ बुन कर रहे थे।
जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युमन जी, मैं आपने पूरे परिप्रेक्ष्य को क्लियर किया। जी, अपनी बात कहिए। मैं एक बात और बताऊं, अभी जी चूंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, जितने जी भी नेता इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, जितने भी नेता इस तरह का दबाव बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी आखिरी जो मंशा है वो यही है कि किसी तरह से बीजेपी उनको या उनके राजनीतिक वारिसों को ज्यादा से ज्यादा टिकटें दे, जिससे उनका राजनीतिक वजूद जिंदा रह सके। वरना ये तमाम नेता, जब अफसर तो पिछले 4.5 साल से पहले भी नहीं मान रहे थे, तब क्यों नहीं कोई नेता बोला? क्योंकि तब सरकार स्थिर थी। एक खास बात और मैं बताऊं, ये तो ऊपर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन गई। अगर वहां सरकार नहीं बनती तो हरियाणा प्रदेश में अब से पहले नायब सिंह सैनी की छुट्टी हो जाती, उनकी सरकार गिर जाती, ये विधायक दूसरी पार्टियों में भाग जाते। जी, बिल्कुल ठीक जी कहा आपने, क्योंकि परिस्थिति यही बनी हुई है। इंडिपेंडेंस के सहारे सरकार खड़ी हुई है, उनका सहयोग चाहिए ही चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो हैं, वो राजनीतिक जो हालात बने हैं, नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनना, उससे सब चीजें हरियाणा में भी कंट्रोल में आ गई, अन्यथा वही होता जो आपने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। इस ये दर्शकों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके एक पुश बटन से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी हैसियत भी बढ़ती है। नमस्कार।